ये अभियान पूरे असम के अंदर चला है। 1 लाख बीघा से ज्यादा भूमि घुसपैठियों से मुक्त कराई गई है। और इन्होंने क्या किया? घुसपैठिए घुसाए, वोट बैंक बढ़ाने के लिए असम की संस्कृति का हास किया। अब आंदोलनों की जगह विकास की भूमि। भाजपा की झोली में असम सरकार डाल दो, पूरे असम को हम घुसपैठियों से मुक्त कराएंगे, घुसपैठियों से मुक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का। न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी कंडवाल। ये झलक हमने आपको दिखाई गृह मंत्री अमित शाह के बयानों की। कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने चुन चुनकर हमले किए। कहां मौजूद थे? असम में एक कार्यक्रम में, जहां पर हिमंता सरकार की उन्होंने तारीफ की कि कैसे उन्होंने 1 लाख बीघा जमीन घुसपैठियों से मुक्त करवाई है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह के जो आज भाषण रहा उसमें घुसपैठियों का जिक्र बार बार आया, लेकिन असम में उनकी मौजूदगी होना हिमंता सरकार के किए हुए कामों के जरिए, क्योंकि देश भर में आप देख रहे हैं एक तरफ SIR की प्रक्रिया भी चल रही है और उन सब के बीच जब गृहमंत्री वहां से बयान दे रहे थे तो उसका इम्पैक्ट, उसका असर बंगाल के चुनाव में और जो अराजकता इस वक्त बांग्लादेश में फैली हुई है वहां तक जाना था। तो आज कार्यक्रम की शुरुआत में मैं 2 बड़े स्टेटमेंट आपको दिखाने वाली हूं। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह हैं जिन्होंने ये बयान दिया, और दूसरी तरफ देश के बड़े धर्म गुरुओं में से एक जग्गी वासुदेव, जिनके एक बयान ने आज पूरे देश में खलबली मचा दी, क्योंकि उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जो गलती 1971 में हुई, अगर उसे उसी समय सही कर लिया गया होता तो शायद आज ऐसे हालात नहीं होते। लेकिन चिकन नेक, और जिस चिकन नेक का जिक्र वो कर रहे हैं वो देश की भूगोल में कौन सा स्थान है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि अब इसे सही करने का वक्त आ गया है। Now this chicken's neck that people have started talking about it, it's time we nourish this chicken's neck, this chicken. We nourish this chicken so that it evolves quickly into an elephant. We need to do that. So, nations cannot be made just by being chicken. It has to grow into an elephant. Maybe it needs nourishment, maybe it needs some steroid. Whatever is needed, we must do. Well, ये अभियान पूरे असम के अंदर चला है। 1 लाख बीघा से ज्यादा भूमि घुसपैठियों से मुक्त कराई गई है। भाजपा की झोली में असम सरकार डाल दो, पूरे असम को हम घुसपैठियों से मुक्त कराएंगे, घुसपैठियों से मुक्त कराएंगे। और आप ये देखिए कि जो ये बयान है, चाहे वो गृहमंत्री दे रहे हैं, चाहे जग्गी वासुदेव ने कहा, इन बयानों की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश में जो परिस्थितियां बिगड़ी हुई हैं, जहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, आज भी ऐसी घटनाएं सामने आई जहां पर हिंदू परिवारों पर हमले की खबर है। और इन सब के बीच जब हिमंता सरकार की गृहमंत्री ये कहते हुए तारीफ करते हैं कि कैसे घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जा रहा है, तो निशाना सीधे बंगाल पर भी आता है, क्योंकि ममता बनर्जी सरकार जब वहां पर मौजूद है तो ऐसे वक्त में बार बार कैसे ममता तुष्टीकरण प्रशय देती हैं, किस तरह से घुसपैठियों को बसाया गया है, ये लगातार चुनावी डिस्कोर्स में बना हुआ है। और आज के भी गृह मंत्री के भाषण में इन्हीं बातों को प्रमुखता से हाईलाइट किया गया था। घुसपैठिए घुसाए, वोट बैंक बढ़ाने के लिए असम की संस्कृति का हास किया। 1 लाख बीघा से ज्यादा भूमि घुसपैठियों से मुक्त कराई गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज असम के दौरे पर थे। नगांव में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने घुसपैठ को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। कहा, घुसपैठिए जो असम के लोगों, संस्कृति और पहचान के लिए खतरा थे, कांग्रेस ने उन्हें अपना वोट बैंक समझा। ये परिवर्तन जो आया, ये परिवर्तन केंद्र में 11 साल तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार और यहां 10 साल तक सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार में आए। और इन्होंने क्या किया? घुसपैठिए घुसाए, वोट बैंक बढ़ाने के लिए असम की संस्कृति का हास किया।
आसाम के संस्कार को, आसाम के साहित्य को, आसाम के पहरवेश को, आसाम की पूरी संस्कृति का नीचे ला जाने का काम कांग्रेस ने किया है। शाह ने कहा कि हिमंता सरकार ने घुसपैठियों से 1 लाख बीघे जमीन को मुक्त कराया है। काजीरंगा पार्क पर भी घुसपैठियों का कब्जा था, जिसे असम सरकार ने छुड़ाया है। मुझे बताइए, श्रीमद शंकर देव के स्मृति स्थान पर ये बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, वो बरोबर था क्या? जरा जोर से बोलो, ये बरोबर था? आज हेमंत विश्व शर्मा जी को मैं बहुत मनपूर्वक बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने इन पवित्र स्थान से घुसपैठियों को निकालकर फिर से नामघर की स्थापना करने का काम किया है। और मित्रों, ये अभियान पूरे असम के अंदर चला है। 1 लाख बीघा से ज्यादा भूमि घुसपैठियों से मुक्त कराई गई है। हमारा काजीरंगा का महान पार्क घुसपैठियों ने कब्जे किया था, वहां उनको भी खदेड़ने का काम आसाम सरकार ने हेमंत जी के नेतृत्व में किया। शाह ने लोगों से अगले 5 साल फिर से बीजेपी को देने की अपील की। ऐलान किया कि अगले 5 साल में पूरे असम को घुसपैठियों से मुक्त कर देंगे। मैं आपको कहकर चाहता हूं, एक और 5 साल भाजपा की झोली में आसाम सरकार डाल दो, पूरे आसाम को हम घुसपैठियों से मुक्त कराएंगे, घुसपैठियों से मुक्त कराएंगे। ये हमारा संकल्प है। जो घुसपैठियों को वोट बैंक समझते हैं, ये लोग वो नहीं कर सकते हैं। घुसपैठिया देश की सुरक्षा के लिए, आसाम की संस्कृति के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ऐसा मानते हैं, वो ही कर सकते हैं। और ऐसा मानने वाला भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है मित्रों, और कोई पार्टी ऐसी नहीं। असम उन 5 राज्यों में से एक है जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। असम में बीते 10 सालों से बीजेपी की सरकार है और पार्टी पूरा जोर लगा रही है कि अगले 5 साल एक बार फिर असम में बीजेपी की सत्ता बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो आप देखिए, असम से लेकर बंगाल और फिर बांग्लादेश में जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है, उसे लेकर चुनावी मौसम में रिएक्शंस और तेज हैं। और इस बीच जब बड़े नेताओं के सब बयान आ रहे हैं, उन सब के बीच सदगुरु जग्गी वासुदेव जब ये कहते हैं कि चिकन नेक 22 किलोमीटर का वो स्ट्रेच जहां पर बांग्लादेश से बॉर्डर लगता है और मुस्लिम डोमिनेटेड ये इलाका, उनकी आबादी यहां पर ज़्यादा है, उन सब के बीच जब जग्गी वासुदेव ये कहते हैं कि 78 साल पहले जो गलती हुई उसको सुधारने का मौका 71 में था, लेकिन अब केंद्र सरकार से जब ये अर्ज कर देते हैं, तो अपने आप में ये बयान चुनावी मौसम में अपने भीतर कई मायने समेटे हुए। आइए आपको बताते हैं, जिस चिकन नेक का उन्होंने जिक्र किया, देश के भूगोल में वो क्या है, उसका महत्व क्या है। सदगुरु का जवाब सुनने से पहले संक्षेप में बता देते हैं कि चिकन नेक क्या है। सिल्लीगुड़ी के चिकन नेक को सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है। ये पश्चिम बंगाल में जमीन की एक संकरी पट्टी है, जिसकी चौड़ाई कुछ जगहों पर सिर्फ 22 किलोमीटर है। ये इकलौता रास्ता है जो भारत के बाकी राज्यों के साथ उत्तर पूर्वी राज्यों को जोड़ता है। सामरिक दृष्टि से ये बेहद संवेदनशील है, क्योंकि इसके एक तरफ नेपाल, दूसरी तरफ बांग्लादेश और उत्तर में चीन की सीमा लगती है। Where we have, if you do not know this, what he's talking about, all of you know this? There is a particular part of our geography which is only 22 kilometers in width. This is not the way to create a nation. Maybe in 1946-47 we didn't have the authority to do that, but in 72 we had the authority, we did not do that. Now this chicken's neck that people have started talking about it, it's time we nourish this chicken's neck, this chicken. We nourish this chicken so that it evolves quickly into an elephant. We need to do that.
So, nations cannot be made just by being chicken. It has to grow into an elephant. Maybe it needs nourishment, maybe it needs some steroid. Whatever is needed, we must do. सदगुरु का ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब बांग्लादेश में अराजकता फैली हुई है। वहाँ हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है और यहाँ भारत में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई जारी है। तो देश के बॉर्डर समेत बांग्लादेश और चुनावी राज्यों का हमने आपको हाल दिखाया, लेकिन उत्तर प्रदेश से निकले केस ने पूरे देश में इस वक्त खलबली मचा रही है, क्योंकि उन्नाव केस आज लगातार चर्चा में रहा। कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर ये मामला, जहां पर सजा से मुक्ति मिल गई, जब जमानत मिल गई तो उसे लेकर जबरदस्त रिएक्शन देश भर में रहे। पीड़िता लगातार बैठी हुई है, धरने पर विरोध कर रही है कि आखिर उनको इंसाफ कैसे मिलेगा। और इन सब के बीच जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो आज आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को राहत देने से मना कर दिया। मैं खुश हूँ, मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, रहेगा। अभी मेरी लड़ाई तो बाकी है, अभी तो उसको फांसी तक लेके जाना है, तभी तो मेरे पिताजी को और हमें इंसाफ मिलेगा। एक इज्जत, उन्होंने इज्जत में एक लड़की के साथ रेप किया, हमारे साथ रेप किया, तभी तो हमें इंसाफ है जब उसको फांसी होगी। जैसे मेरी निर्भया बहन को फांसी दी गई, उनके दोषियों को, वैसे हमारे भी दोषियों को फांसी दी जाए। हमारे भी दोषियों को फांसी दी जाए, ये कहना है उन्नाव केस की पीड़ित का। इसके पहले देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि उन्नाव रेप केस के आरोपी कुलदीप सेंगर को रिहा न किया जाए। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को सस्पेंड कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद करी था। बच्चे के लिए यह मांग कर रहे हैं, उनको फांसी, उनको सीधा फांसी होए। मेरे बच्चे भटक रहे, इनको सरकार देखे। सरकार, क्या आप लोगों को प्रताड़ना की जा रही है? कि आप लोगों को बहुत परेशान किया जाता है। सुरक्षा भी छीन ली गई है। कल हमारी बहन के पास सुरक्षा है, हमारी सुरक्षा भी छीन ली गई। हमारा 10 साल का भाई हो, अकेले स्कूल जाता है, रास्ते में ये कुछ भी कर सकते हैं। जब ये 15 लाख रुपए कोर्ट को दे सकते हैं तो ये 5 लाख रुपए देके मेरे भाई को मरवा नहीं सकते हैं। बहुत पैसे वाला है, इसकी जितनी प्रॉपर्टी है ना, सब पे इंक्वायरी बैठाई है। स्कूल बना है, सब गरीबों को भगा के, आप गरीबों को भगा के सब मार डंडे से सारा स्कूल बनवा रखा है। इनकी पूरी कबरी की जाए, सारी की जाए, इनकी कबरी की जाए सारी, और इनको फांसी होना चाहिए। जितने हमारे पति के हत्यारे हैं सबको फांसी होना चाहिए। चाचा को झूठे झूठे मुकदमाओं में फंसा रखा है। तारीख हमारी बहन की झूठी आवाज AI द्वारा बना के फेसबुक पे डाली जा रही है। हम क्यों बोलेंगे? जो गलत है वो गलत है ना सर। झूठी रिकॉर्डिंग, झूठी AI द्वारा बनाई जा रही। आज की टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है, कुछ भी हो सकता है। AI के द्वारा हमारी आवाज कॉपी करके उनके हमारे अगेंस्ट बुलवा के ये बोला जा रहा है कि रेप नहीं किया। अगर रेप न किया होता तो प्रूफ होता, प्रूफ हुआ है तब उसको जेल हुई है। इस मामले की सुनवाई के दौरान CBI की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हाईकोर्ट ने गलत फैसला दिया है। मेहता ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट का ये कहना गलत है कि तब के MLA सेक्शन 5C पॉक्सो के तहत सरकारी कर्मचारी नहीं है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत के सामने CBI की तरफ से उस फैसले का हवाला दिया गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि जो भी पब्लिक ऑफिस में है, फिर चाहे वो MP या MLA ही क्यों न हो, उसे सरकारी कर्मचारी माना जाएगा। इस पर CJI सूर्यकांत ने SG मेहता से पूछा कि आपका तर्क यह है कि अगर पीड़ित नाबालिग है तो आरोपी सरकारी कर्मचारी है या नहीं, ये बात मायने नहीं रखती। सुनवाई के दौरान CJI समेत 3 जजों की बेंच ने माना कि उन्नाव रेप केस में कानून से जुड़े कई सवाल शामिल हैं। दूसरी ओर CBI के वकील ने भी कहा कि उसकी जिम्मेदारी पीड़ित के प्रति है। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि किसी भी कानून में इस्तेमाल होने वाले हर शब्द को मैकेनिकल तरीके से परिभाषा नहीं मिलती। जिस पर CJI बोले, तो आप कह रहे हैं कि पब्लिक सर्वेंट को इस तरह से देखा जाना चाहिए कि ये एक व्यापक शब्द है। कोर्ट के सामने SG मेहता ने साफ कहा कि जब पीड़ित नाबालिग हो तो फिर यह मायने नहीं रखता कि अपराध को अंजाम देने वाला पब्लिक सर्वेंट है या नहीं। इस पर CJI ने टिप्पणी की कि हम फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने को इच्छुक हैं और इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश ने ये भी कहा कि सेंगर को रिहा न किया जाए।
तो उन्नाव केस में लड़ाई जारी है, लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें, पश्चिम बंगाल जहां चुनाव है वहां पर हुमायूं कबीर का चर्चा में बने रहना लगातार जारी है। एक के बाद एक वो ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जो चुनावी जमीन पर एजेंडा तैयार कर रही हैं। 72% वाला खतरनाक बयान हुमायूं कबीर ने दिया है। वो ये कह रहे हैं कि अगर अयोध्या में 72% होती आबादी मुसलमानों की तो बाबरी मस्जिद ना गिरती। और इस बीच मुर्शिदाबाद के लिए वो ये कह रहे हैं कि वहां पर मुसलमानों की जो आबादी है उसे देखते हुए मस्जिद बनने से कोई रोक नहीं सकता। हुमायूं कबीर अपने इन स्टेटमेंट्स के जरिए क्या एजेंडा सेट कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं, किसी से छिपा नहीं। बंगाल में बाबरी मस्जिद के चलते लगातार सुर्खियों में चल रहे तृणमूल से निकाले गए और जनता उन्नयन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। वहाँ ज़्यादा आबादी है ही नहीं मुसलमान, इसीलिए वो बन पाए नहीं। हुमायूं ने कहा कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद उसी जगह इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि उस इलाके में मुसलमानों की आबादी नहीं है। बंगाल में 37% और मुर्शिदाबाद में 72% आबादी है, इसलिए यहाँ बाबरी मस्जिद बन रही है तो लोगों को क्यों तकलीफ है। वो बाबरी मस्जिद दूसरा कोई जगह में बनाने के लिए वो तो 5 एकड़ जमीन भी दिया, लेकिन वहाँ ज़्यादा आबादी है ही नहीं मुसलमान, इसीलिए वो बन पाए नहीं। तो मैं मुर्शिदाबाद में बंगाल में तो 37% मुस्लिम आबादी है, तो 72% आबादी है मेरा मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ बाबरी मस्जिद बने, यहाँ का क्या तकलीफ हो रहा है मैं मालूम नहीं है। मैं किसी को तकलीफ देना नहीं चाहते, किसी को तकलीफ लेना नहीं चाहते। तो बंगाल में ममता बनर्जी के वोट बैंक पर सेंध लगने की यहाँ पर सीधे सीधे कोशिश दिखाई देती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में ब्राह्मण किस तरफ जाएगा 2027 में, ये इन दिनों राजनीतिक सवालों में घिरा हुआ है। पूरी बात आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। उत्तर प्रदेश के चुनाव में वक्त है, लेकिन चुनावी जमीन पर जो राजनीतिक खबरें निकल कर आ रही हैं उसमें इस वक्त छाए हुए हैं ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग, जिसे लेकर अभी भी बयानों का दौर जारी है। और अब बीजेपी के भीतर से भी स्वर सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने इसे लेकर फटकार लगा दी अपने ही विधायकों को, लेकिन उन सबके बीच पार्टी के भीतर ही कई लोग कह रहे हैं कि अगर ये मीटिंग हुई भी तो इसमें कुछ गलत नहीं। उनमें एक बड़ा नाम बृजभूषण शरण सिंह का भी है। लेकिन इन सबके बीच सवाल तो इस वक्त फिर ये बना हुआ है कि आखिर 2027 के चुनाव में ब्राह्मणों का साथ किसे मिलेगा, और वो भी तब जब अखिलेश यादव के पीडीए वर्सेस इस ब्राह्मण बैठक को बड़े करीब से देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को लेकर सियासत तेज है। 23 दिसंबर को लखनऊ में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक होती है। 48 घंटे के अंदर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बैठक को लेकर नसीहत देते हैं और फिर यहां से सियासत एक नई मोड़ लेती है। विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल जाता है। ब्राह्मणों को लेकर विपक्ष की तरफ से जारी बयानबाजी के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया और योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। अपने ट्वीट में अखिलेश ने योगी सरकार पर ब्राह्मणों के अपमान का आरोप लगाया। अखिलेश ने लिखा, जिन्हें अनुशासनहीन कहकर अपमानित की जाने वाली लिखित मौखिक चेतावनी सरेआम दोहराई जा रही है, वही इन धमकी वाले दंभी सत्ताधारियों को शासनहीन कर देंगे। लगता है अहंकारी सत्ता सरयू के पावन जल में खड़े होकर ली गई शपथ का परिणाम भूल गई है। सत्ताधारी किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी न करें। बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर जारी सियासी रण के बीच कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह ने आरोप लगाया है कि बीजेपी को ब्राह्मणों का वोट चाहिए, लेकिन ब्राह्मण नेतृत्व नहीं चाहिए। बीजेपी ने बड़ी बड़ी जातियों का सम्मेलन किया, लेकिन ब्राह्मण साथ बैठ जाए तो विरोध करने लगे। तो वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की मानसिकता ब्राह्मण विरोधी है। देखिए, बीजेपी को ब्राह्मण वोट तो चाहिए, लेकिन ब्राह्मण नहीं चाहिए। बीजेपी असत्य बोल रही है, क्योंकि 2018 से लेकर 22 के बीच में उसने सामाजिक समीकरण के नाम पे तमाम करीब 2 दर्जन से ज़्यादा सामाजिक न्याय सम्मेलन के नाम पे 2 दर्जन से ज़्यादा लखनऊ में सम्मेलनें की हैं, बैठकें की हैं, जिसमें मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, डिप्टी सीएम सब लोग उपस्थित रहे हैं। और अगर ब्राह्मण सम्मेलन करने पे हम बात कर रहे हैं तो उनके खिलाफ अलग नियमावली बताई जा रही है।
तो ये बीजेपी का चरित्र है, उसे वोट चाहिए। तो मुझे लगता है कि ऐसा राजनीतिक दल जिसके जन्मजात गुण ब्राह्मणों के विरोध और उनके खून से सने हुए हैं, मुझे लगता है जातिगत राजनीति के आधार पर समाजवादी पार्टी इस जातिगत घृणा को अपने सर पर लेकर उस घड़े को फोड़ना चाहती है और ऐसी निर्लज्ज राजनीति की भारतीय जनता पार्टी विरोधी है। ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर जारी सियासत के बीच एक सवाल ये भी कि आखिर 2027 में ब्राह्मणों का रुख किस तरफ होगा। इस पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट क्या कुछ कहते हैं, ये आपको सुनाते हैं। जिस तरह पंकज चौधरी ने उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, उससे ब्राह्मणों में एक अलग किस्म की नाराजगी आई। हालांकि ब्राह्मण ट्रेडिशनली भारतीय जनता पार्टी का वोटर है और भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करता है। बीते कुछ सालों की बात करें तो ब्राह्मण बीजेपी को ही वोट करते आ रहे हैं। हालांकि 2007 में ब्राह्मण वोटों के दम पर मायावती भी सत्ता तक पहुंची थी, लेकिन अब सिनेरियो अलग है। ऐसे में सवाल यही कि ब्राह्मणों को लेकर की जा रही सियासत 2027 में कितना असरदार साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और पश्चिम बंगाल से इस वक्त आपको एक बड़ी खबर बता दें, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि पश्चिम बंगाल में भी अब महाकाल मंदिर का निर्माण होगा। और कहाँ, न्यू टाउन कोलकाता इलाके में ये खबर आ रही है कि महाकाल मंदिर का निर्माण होगा। लेकिन आपको याद दिला दें, इससे पहले पश्चिम बंगाल में जगन्नाथ मंदिर की तर्ज पर ही दीघा में भी जगन्नाथ मंदिर बनाया गया है। उस समय भी उनका ये फैसला इस नज़र से देखा गया था कि जो हिंदू समुदाय हैं उन्हें प्लीज करने के लिए, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ममता बनर्जी ने ये कदम चला है। इस बीच ममता बनर्जी खुद ये कह रही हैं कि मैं तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती हूं, लेकिन बंगाल में चुनाव से पहले महाकाल मंदिर के निर्माण की घोषणा आगे आने वाले दिनों में अब आपको इस पर और पॉलिटिकल बयानबाजी तेज होती हुई दिखाई देगी। আর একটা সুখবর দিই, জানুয়ারি মাসের সেকেন্ড উইক নর্থ বেঙ্গল থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি সঞ্জয় টিবরেওয়াল এবং দুগাড়ের সহ অনেকে এসছেন। মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস হবে। জমি কিন্তু আমি দেখে নিয়েছি, রেডি করে দিয়েছি। পুজোর দিনও আমি মনে মনে ঠিক করে নিয়েছি। ট্রাস্টের একটা মিটিং করে বাদ বাকিটা আপনাদের কাজটা করতে হবে, যেটা হচ্ছে আর্কিটেকচারটা। টাকাও জোগাড় হয়ে গেছে। আমি বাজে কথা কম বলি। এই যে দুর্গা মন্দিরের ট্রাস্ট ইতিমধ্যেই যা টাকা জমা পড়েছে তাতে আমার মায়ের মূর্তির দাম উঠে গেছে। বাদ বাকি হিটকো থেকেও খরচা করতে হবে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার, কালচার। আমাদের 250-300 কোটি টাকা নানা রকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ট্রান্সপোর্ট, কার পার্কিং, এগুলো তৈরি করতে হবে। आइए बंगाल से आगे निकलकर आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र, जहां पर 20 साल के बाद ठाकरे ब्रदर्स साथ आ गए हैं। लेकिन इस बीच चाचा भतीजा भी अब साथ आ गए हैं, यानी शरद पवार और अजीत पवार साथ आ रहे हैं। कहां और कैसे, पूरी खबर इस रिपोर्ट में। अजब महाराष्ट्र में गजब की राजनीति चल रही है। सियासत ने जहां 20 साल बाद ठाकरे बंधुओं को एक साथ ला दिया, तो वहीं सत्ता के चलते चाचा से अलग हुए भतीजे एक बार फिर साथ आ रहे हैं। चाचा से अलग होकर लोकसभा और विधानसभा लड़ने वाले अजीत पवार पुणे नगर निगम और पिंपरी चिंचवड़ में चाचा शरद पवार के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये ऐलान कोई और नहीं बल्कि अजीत पवार ने खुद किया है। पिंपरी चिंचवडमध्ये उमेदवारी लढवत असताना त्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणजे घड्याळ आणि तुतारी हे एकत्रपणे निवडणुकीला सामोरं जात आहे। त्याच्यामुळं हा परिवार पुन्हा एकत्र येण्याचं काम होत आहे। बऱ्याच जणांच्या मनामध्ये तशा पद्धतीनं होतं। शेवटी मित्रांनो, आपण अनेक जण शेतकरी आहोत। शेतकरी तुमची माझी जात आहे। 2019 में 23 नवंबर की सुबह बीजेपी से हाथ मिलाकर सरकार बनाने वाले अजीत पवार 36 घंटे के अंदर चाचा के पाले में लौट आए थे। फिर जुलाई 2023 में चाचा की पार्टी तोड़कर अलग हो गए। अब करीब 2.5 साल बाद एक बार फिर चाचा के साथ हाथ मिला रहे हैं। ये पूरा समीकरण नगर निगम की सत्ता पर कब्जा जमाने का है। कहा जाता है कि जब शरद पवार केंद्र की राजनीति करते थे
तब पुणे का पूरा दारोमदार अजीत पवार पर था। चूंकि विधानसभा में शरद पवार की स्थिति काफी खराब हो गई थी, ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब छोटे कुनबे को बचाने के लिए शरद पवार का भतीजे के साथ हाथ मिलाना मजबूरी है। पुणे पवार फैमिली का गढ़ माना जाता है और ऐसे में दोनों पवार ये नहीं चाहते कि ये गढ़ उनके हाथ से निकल जाए। बहरहाल इसको लेकर जब शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब तो अमित शाह और शरद पवार को ही देना चाहिए। अब जवाब उनको देना है ना, आप बीजेपी के साथ जा रहे हो, जवाब अजीत पवार को देना है, बीजेपी को, उनके बॉस अमित शाह को। जिस शरद पवार जी के साथ बीजेपी लड़ रही है उनके साथ आप अलायंस कर रहे हो, तो उनको जवाब देना पड़ेगा अमित शाह को। हाँ, और जिस बीजेपी के साथ आपका विरोध रहा हमेशा, तो एनसीपी बीजेपी के साथ जा रही है, तो जवाब देना पड़ेगा पवार साहब को। आप उनसे सवाल पूछिए। महाराष्ट्र में हाल ही में नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव हुए थे। उसमें भी सभी दलों ने अपने अपने हिसाब से समीकरण बनाया था। ऐसी ही तस्वीर अब नगर निगम चुनाव में भी देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आइए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। अजंता की गुफाओं में मिली पेंटिंग्स पर आधारित 2000 साल पुरानी टेक्निक से बना जहाज INSV कौंडिन्य आज पोरबंदर से ओमान के मस्कट के लिए रवाना हुआ। लकड़ी के तख्तों से बने इस जहाज को नारियल की रस्सियों से सिला गया है। इसमें कहीं भी कील का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जहाज में ना तो इंजन है और ना ही GPS है। इसमें चौकोर कॉटन सेल और पैडल लगे हैं। ये जहाज पूरी तरह से हवा से चलेगा, जिसमें कपड़े की सेल होगी। पोरबंदर से ओमान की समुद्री दूरी 750 नॉटिकल मील यानी करीब 1400 किलोमीटर है। इस सफर में 15 दिन लगेंगे और 13 नाविक और 3 अफसर मौजूद रहेंगे। केंद्र सरकार ने 2023 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी, जिसका मकसद भारत के पुराने जहाज बनाने के हुनर को दुनिया के सामने लाना है। कर रहे हैं यहाँ पे, आप आराम से खड़े चलिए, इसी के साथ न्यूज रूम से सवाल इंडिया में इतना ही। लेकिन ठीक मेरे सामने आप देख रहे हैं आशुतोष और विकास ही यहाँ पर मौजूद है। न्यूज हेडक्वार्टर की तैयारी हो रही है। सो ओवर टू यू। आई थिंक आप लोग रश करेंगे स्टूडियो के लिए। आपका बुलेटिन खत्म, हमारा शुरू। चलिए, ऑल द बेस्ट। और हमारे दर्शक भी जुड़े रहे, फौरन लौट रहे हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।